Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. In this video, we will be studying about dying declaration. It is the 9th video lecture of Law of Evidence. In the last two videos, we had studied admission and confession up till section 31 of Indian Evidence Act. In this video, we will be starting dying declaration, which is section 32(1) of Indian Evidence Act. It is presumed that a person who is about to die would not lie. Truth sits upon the lips of a person who is about to die. So basically dying declaration is a concept which is based on these two principles कि जो मरने वाला है उससे उम्मीद लगाई जाती है कि वो झूठ नहीं बोलेगा. This principle is based on the maxim nemo moriturus presumitur mentre. This maxim means that a man who will not meet his maker with a lie in his mouth. सो बेसिकली अज्यूम किया जाता है इस मैक्सिम के थ्रू कि जो मरने वाला है, जो ऊपर जाने वाला है और अपने मेकर से मिलने वाला है, वो झूठ के साथ ऊपर नहीं जाएगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेटर्म मॉर्टम विच मीन्स वर्ड सेड बिफोर डेथ. तो हमने अभी एडमिशन और कन्फेशन पढ़ा था, जिसमें एक जिंदा व्यक्ति कुछ एडमिट कर सकता है कोर्ट में या कुछ कन्फेस कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने. अब डाइंग डिक्लेरेशन उस केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे एक व्यक्ति जो मर गया है वो कुछ कह के मरा है. तो जो वो कह के मरा है उसको लॉ कैसे देखेगा, ये कंसेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन में किया जाता है. तो एक तो ये मैक्सिम है जो आपको पढ़ना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिम लिखने पे एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल के पीछे ये बेस्ड है. नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. Section 32 says that cases in which a statement of relevant fact by a person who is dead or cannot be found is relevant. मतलब सेक्शन 32 में कई सारी बातें हैं, हमें सिर्फ सेक्शन 32(1) से रिलेट करना है. सेक्शन 32 में उन बातों की बात की जाती है कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि रिलेवेंट फैक्ट के बारे में है बाय अ पर्सन हु इज़ डेड, जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जिसको नहीं पाया जा रहा है, हु कैनॉट बी फाउंड. अब अगर वो बात उसके डेथ के कॉज से रिलेटेड है, देन इट विल बी डाइंग डिक्लेरेशन. So when a statement of a relevant fact by a person who is dead or cannot be found, when it relates to the cause of death, is dying declaration. बाकी conditions क्या हैं आगे देखते हैं. When the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which cause of that person death comes into question. ठीक है, तो 3-4 चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें कि इट शुड बी ए स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन हु इज़ डेड और कैनॉट बी फाउंड एंड इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ हिज डेथ. कॉज ऑफ हिज डेथ मतलब वो अपने डेथ के बारे में कुछ कहे, या तो कॉज बताए या एनी सर्कमस्टांसेस. अगर वो सर्कमस्टांस भी बताता है तो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिट की जाएगी. बट ये सिर्फ उसकी मौत से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी डेथ से रिलेटेड होना चाहिए. वो अगर उसकी डेथ से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट नहीं किया जाएगा. So it should be related with his own death. Such statements are relevant whether the person who made them was not or was at the time when they were made under expectation of death, or whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. तो यहाँ पे this point is important because this differentiates Indian law with the English law. English मतलब इंग्लैंड लॉ, इंग्लैंड का जो लॉ है या ब्रिटेन का जो लॉ है. अब ब्रिटिश लॉ में एक कंसेप्ट है कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसेबल होगा जब वो पर्सन जो उसको दे रहा है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में है, उसको उम्मीद है कि वो नहीं बचेगा, तभी इंग्लैंड में इस चीज़ को एडमिट किया जाता है. बट इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है. इंडियन लॉ में अगर वो एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहा है कि वो बचेगा, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है और वो उम्मीद नहीं कर रहा है कि वो मरेगा, उसको लग रहा है कि वो बच भी सकता है, तब भी उसने अगर कोई स्टेटमेंट दी और बाद में वो मर गया, तो वो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिट कर लिया जाएगा. बट इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं होता है. इंग्लिश लॉ में जो पर्सन जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, ही शुड बी अंडर एक्सपेक्टेशन कि वो अब मर ही जाएगा, वो बचेगा नहीं, तभी वो एडमिट होगा. दैट इज़ इन इंग्लैंड लॉ, इंग्लिश लॉ. इन इंडियन लॉ सिंपली अगर वो मर गया तो जो भी उसने अंतिम में कहा था अपने डेथ से रिलेटेड, वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट कर लिया जाएगा. देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन विच वी मस्ट नो कि किस केस में उसको एडमिट करना है, किस केस में नहीं करना है, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं. The first is dying declaration must relate to cause of his death only
or to refer to circumstances or transaction which caused his death. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन है वो उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेट करना चाहिए. वो उसकी कॉज ऑफ डेथ से अगर नहीं रिलेट कर रहा है तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिट नहीं होगा. ये फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रिंसिपल है फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी डाइंग डिक्लेरेशन. सेकेंड, द डिक्लेरेंट मस्ट बी फाउंड डेड आफ्टर मेकिंग द स्टेटमेंट. उसकी डेथ ज़रूरी है. अगर वो जिंदा बचा रह गया तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिट नहीं किया जाएगा. मान लीजिए कोई बीमार है, कोई एडमिट हुआ हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद या फिर बर्निंग के बाद, और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसने स्टेटमेंट दिया और उसकी डेथ नहीं होती है, तब फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं एडमिट किया जाएगा. तब वो स्टेटमेंट क्या होगा? तब वो स्टेटमेंट फॉल करेगा सेक्शन 154 ऑफ CRPC या 161 ऑफ CRPC में, जो हमने पहले देख लिया है. सेक्शन 154 ऑफ CRPC हमने स्टडी किया था अच्छे से, तो CRPC के चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा. थर्डली है देयर मस्ट बी अ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इन मेकिंग द स्टेटमेंट एंड द टाइम ऑफ डेथ. एक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए. प्रॉक्सिमिटी कितनी होनी चाहिए टाइम की, ये कुछ फिक्स नहीं है, बट एक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे ए ने मारा था, ए ने स्टेटमेंट दिया मुझे बी ने मारा था, और उसकी डेथ 2 या 3 महीने बाद होती है, 4 महीने बाद होती है. तो कोर्ट को ये जज करना है कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया था, क्या वो वो उसकी प्रॉक्सिमिटी उसकी डेथ से कितनी है, क्या वो रेलिवेंट बनता है कि नहीं बनता है, क्या उसकी कॉज ऑफ डेथ उसी वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, ये भी एडमिट करता है. जैसे किसी ने किसी को मारा, उसके मारने के 3-4 महीने बाद किसी और बीमारी से उसकी डेथ हो गई, बट इस पीरियड में उसने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मारने वाला जो है वो ये था, ये इस तरह मुझे मारा, ऐसे किया, तो वो एडमिट नहीं होगा, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ उसके मारने की वजह से होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए. फोर्थ है डिक्लेरेंट मस्ट बी मेंटली फिट, दैट इज कॉन्शियस ओरिएंटेड, fully aware and able to understand the aftermath of making a statement while giving the statement. This is also very important कि उसकी मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, बहुत रिक्वायर्ड है. अगर वो मेंटली फिट नहीं है, मान लीजिए वो कॉन्शियस नहीं है, उसने कुछ ऐसे ही गुस्से में कह दिया, मरते वक्त आदमी कभी कभी कुछ उल्टी सीधी बातें करता है या उतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं करता है, अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिट नहीं होगा, बिकॉज वो मेंटली अनफिट हो सकता है. तो ये भी चेक करना है कि वो मेंटली फिट था कि नहीं था. इसके लिए किसी डॉक्टर की मेंटल सर्टिफिकेट या मेंटली फिट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर है तो इट्स इवन बेटर. ज़रूरी नहीं है कि वो चाहिए, लेकिन अगर है ऐसा सर्टिफिकेट तो वो इवन बेटर है. डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन, अ डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, अ पुलिस पर्सनल, अ फ्रेंड टू और एनी अदर पर्सन. However, if it is recorded by the magistrate, that accords more reliability and authenticity. सिंपल सी बात है, डाइंग डिक्लेरेशन आप किसी को भी दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप जब कोई आपको मार के गया, आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पुलिस आए उसके पहले आप हो सकता है मर भी जाएं, या मजिस्ट्रेट आए उसके पहले आप मर भी जाएं, या डॉक्टर के पास जाने से पहले आप मर भी जाएं. तो उस केस में भी डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट होगा, जो आप किसी के सामने भी दिए हैं, अपने दोस्त के सामने, अपने घर वालों के सामने, किसी के भी सामने. बट अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है. 6 पॉइंट है, इट मस्ट बी कंप्लीट एंड नॉट वेग. डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिट होगी जब वो कम्प्लीटली वेग नहीं है. कुछ बेसिक्स चीज़ें, कुछ कंप्लीट चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी. अगर जो विक्टिम है वो अपने डेथ बेड पे कुछ क्लियर चीज़ें बता रहा है कि ऐसा हुआ, मैं यहाँ मैं किसी से मिलने गया था, वो अपने दोस्तों के साथ आया था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे मारा, तब मुझे चोट लगी और फिर मैं एडमिट हूँ और ऐसा, तब वो एडमिट होगा. अगर वो वेग है कि मुझे ए ने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, क्या नहीं मारा, कुछ नहीं बता रहा है, तब वो एडमिट नहीं होगा. इसीलिए थोड़ी डिटेल देनी पड़ती है टू बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. 7 पॉइंट है, द डिक्लेरेंट मस्ट बी कम्पिटेंट एज अ विटनेस. विटनेस की कंपेटेबिलिटी जो भी होती है, जैसे भी विटनेस, जैसे बच्चे की डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो जनरली कम्पिटेंट विटनेस नहीं होता है. बच्चा 12 साल से कम का, 12 साल से 18 साल के बीच में उसकी एडमिट की जा सकती है. तो इसी तरह वो कम्पिटेंट विटनेस होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए, एक कम्पिटेंट विटनेस की तरह अडल्ट होना चाहिए, and all those things. He should be a competent witness. 8 point है, it is not necessary that the declarant is under the expectation of death while giving the statement. Again ये point हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेक्ट कर ही रहा हो कि उसकी डेथ हो जाएगी. हो सकता है वो को लग रहा हो कि वो ठीक हो जाएगा और उसने स्टेटमेंट दिया, बट बाई चांस उसकी डेथ हो गई विद इन आवर, विद इन 2 आवर और विद इन 1-2 days, तब भी वो एक्सेप्ट किया जाएगा. इंग्लिश लॉ में, एज आई हैव टोल्ड यू अगेन, आई एम रिपीटिंग इट, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी चाहिए इंग्लिश लॉ में. अंडर इंडियन लॉ इट इज़ नॉट नेसेसरी. As of a general rule, hearsay evidence is inadmissible in Indian Evidence Act. Dying declaration is exception to this hearsay rule. हेयरसे रूल क्या होता है कि कुछ भी कोई कहीं सुना हुआ बात, कोई कही हुई बात जिसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल होती है,
वो हियरसे एविडेंस को एडमिट नहीं करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में. पर डाइंग डिक्लेरेशन इज exception to this rule. Dying declaration, although is a hearsay evidence, but it is still admissible in the under the Indian Evidence Act. 10th point है, there is no rule of law which says that no conviction can be solely based on the basis of dying declaration unless it is corroborated with independent evidence. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमेशा कोर्ट ने इस पर पॉन्डर किया है कि क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एक जजमेंट दिया जा सकता है. कैन इट बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन. तो कोर्ट ने कहा है कि हाँ, इट कैन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अगर वो बाकी जो एसेंशियल्स हैं उसको फुलफिल करता है. जैसे कि वो एक्यूरेट हो, वेग ना हो, देने वाला मेंटली फिट हो, अपने कॉज ऑफ डेथ के बारे में बात करे, उसकी डेथ हो गई है स्टेटमेंट देने के बाद. अगर ये चीज़ें फुलफिल होती हैं तो इट कैन बी अ ग्राउंड on the basis of which conviction can be made solely. There is no need of any corroborative evidence. बट अगर वो वेग है, थोड़ा स्टेटमेंट में कुछ एसेंशियल्स क्वालिटी मिसिंग है, तो हो सकता है कोरोबरेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए. इट हैज़ टू बी सीन इन केस टू केस बेसिस, ऑन द केस टू केस बेसिस. 11th पॉइंट है, द कोर्ट्स मस्ट एक्ट विथ कॉशन वाइल रिलाइंग ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन एज अ स्टेटमेंट इज नॉट डायरेक्ट but coming from a person who has either heard or written it. Therefore there are odds or filtration manipulation in the statement. तो कोर्ट्स को अगेन इस डाइंग डिक्लेरेशन के केसेस में थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा बिवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा. बिकॉज जिसने स्टेटमेंट दी है उसकी डेथ हो गई है, उससे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं, उसको आप कोर्ट में नहीं ला सकते हैं. और जिसने स्टेटमेंट लिखी है हो सकता है उसने स्टेटमेंट लिखते वक्त कुछ मैनिपुलेशन कर दी हो, कुछ फिल्टरेशन कर दी हो. जैसे कि डाउरी डेथ के केसेस में हम देखते हैं. डाउरी डेथ के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल है उसके घर वाले उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को थोड़ा एग्जेजरेट करके बता देते हैं, तो या नहीं भी बताते हैं, ज़रूरी नहीं उसी केसेस में, हर केस में ऐसा हो सकता है. तो उस केसेस में कोर्ट्स को थोड़ा सा कॉशियसली उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसको कंपेरेटिवली होलसम वे में देखना चाहिए, सिर्फ उस स्टेटमेंट पे बेस नहीं करना चाहिए. अगर कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली सही स्टेटमेंट होनी चाहिए. ध्यान रखना चाहिए कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है उस स्टेटमेंट के साथ. 13th पॉइंट है, such a statement is admissible in both criminal and civil proceedings. Again, in England it is only admissible in criminal proceedings, but India में ये civil cases में भी admissible होता है. तो जैसे कि प्रॉपर्टी की विवाद हो गई, प्रॉपर्टी के विवाद में भी डाइंग डिक्लेरेशन इंडिया में एडमिसिबल होता है, बट इंग्लैंड में वो प्रॉपर्टी के विवाद में, एक प्रॉपर्टी मैटर में डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होता है. लास्टली सुसाइड नोट भी जो होता है वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिट किया जाता है. तो जो सुसाइड नोट होता है उसको भी जब कोर्ट में ले जाएंगे तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार लोग सुसाइड करते वक्त लिखते हैं कि मेरे कॉज ऑफ डेथ जो है इसकी वजह से हुई है, तो उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है. सिग्नेचर जो होता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं होता है. ज़रूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बाद जो व्यक्ति उसको दे रहा है, जिसकी डेथ हो गई है, वो उसको साइन किया ही हो या उस पर अंगूठा लगाया ही हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. 16 पॉइंट है, इफ़ देर आर मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशंस, तो कोर्ट को एनालाइज स्क्रूटनी अच्छे से करनी है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है. जैसे कि निर्भया के केस में, जो निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें 3 डाइंग डिक्लेरेशन थी. विक्टिम जो है उसने अपनी डेथ से पहले 3 बार अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया था, एक बार डॉक्टर के सामने और प्रोबेबली 2 बार मजिस्ट्रेट भी था वहाँ पे. तो अब 3 डाइंग डिक्लेरेशन है, तो उसमें कौन सी डाइंग डिक्लेरेशन एकदम सही है या तीनों में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ये भी कोर्ट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए. ऐसा ना हो कि उसके डेथ के बाद फ्रॉड डाइंग डिक्लेरेशन लिखी गई हो या किसी ने फ्रॉड तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन को कुछ चेंजेस कर दिए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिमिलरली इन हथरस केस ऑल्सो, हथरस केस में भी 2 डाइंग डिक्लेरेशन थी. पहले डाइंग डिक्लेरेशन में उसने द विक्टिम हैड नॉट क्लियरली टोल्ड अबाउट एनी sexual molestation or sexual harassment or rape, but in second dying declaration she has clearly said the names of the accused and the crime which was done to her. तो अब उसमें कौन सी डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करना है, कौन सी डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं एडमिट करना है, ये भी इसको कोर्ट को एक्सेप्ट करते वक्त थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसके एक्सेप्शंस देखेंगे कि क्या क्या बैरियर्स हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, किस किस केसेस में आप क्या क्या आपको प्रिकॉशंस देखनी है, क्या क्या नहीं लेनी है, कोर्ट के व्यूज़ क्या क्या हैं डाइंग डिक्लेरेशन को लेके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.